हेलो बच्चों, आज हम वन स्टॉप सीरीज का थर्ड वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो बच्चे एक पेन कॉपी लेके बैठ जाना और इस चैप्टर को पूरा देखना आपको। चलो बच्चे बात करते हैं मेटल क्या होता है। देखो ढंग से समझना। मान लीजिए बेटा आपके पास है ना कोई भी एक्स एलिमेंट है। उस एलिमेंट ने क्या करा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा और फॉर्मेशन करी बेटा किस चीज की, एक्स पॉजिटिव की। हमने यहाँ पे क्या करा है बेटा, लॉस करा है किस चीज का, ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का, और उसने किस चीज की फॉर्मेशन करके दी बेटा, एक्स पॉजिटिव की। अब एक चीज समझना, पहले तो बात आप इसका नाम क्या बोलोगे बेटा, जल्दी बोलो, आयन। कौन से टाइप का आयन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा, कैटायन। ठीक है। अब जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, हम उसे बोलते हैं मेटल। ना मेटल क्या होते हैं, विच है टेंडेंसी किस चीज की बेटा, टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। इसी एबिलिटी को आप बोलते हैं क्या बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और याद रख लेना ये कौन शो करता है, आपके मेटल्स। समझ आया। अब जैसे मेटल के एग्जांपल समझना, जैसे अगर हम बात करें, आपके पास दो टाइप के मेटल आपको पढ़ने हैं। मान लीजिए आपके पास सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एटसेट्रा। ये आपको कुछ टाइप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अगर याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने है ना आपको दो ग्रुप बताए थे, एक बेटा ग्रुप 1 और एक बेटा मैंने बताया था ग्रुप 2। ठीक है। अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 का नाम क्या था बेटा, एल्कलाइन मेटल, या बोल दो एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल। और ग्रुप 2 का नाम क्या था बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। अब समझ रहे देखो, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो आपको बेटा लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा, सीजियम आएगा और फ्रेंसियम आएगा। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो बेटा आपका बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, स्ट्रोंशियम आएगा, बेरियम और साथ में बेटा रेडियम। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं इनके ऑक्साइड की बात करूं, समझना, अगर मैं बेटा इनके ऑक्साइड की बात करूं तो सारे के सारे कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक। याद रखना, यहां से पता क्या लगता है बेटा, आपके जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स of metals are basic in nature। याद रखना, जो हमारे ऑक्साइड होते हैं बेटा किसके, मेटल के, ये बेसिक होते हैं नेचर में। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके पास बच्चे एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने। कैसे कैसे बेटा, इनके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। यानी कि मेंशन कर देते हैं भाई, आप इन्हें बेसिक क्यों बोल रहे हो, ड्यू टू एबिलिटी, वो भी किस चीज की, ऑफ लॉस एन इलेक्ट्रॉन। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आप उसे बोलते हो मेटल। और इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में बेटा, बेसिक। और ये सोल्यूबल होते हैं बेटा वाटर के अंदर, और फॉर्मेशन करके देंगे बेटा किसकी, एल्कली की। ठीक है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन। इतना समझ आया। ठीक है। अब देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आपको क्या कौन कौन से एलिमेंट याद रखने हैं बेटा, स्टार्टिंग के 3 यहां पे याद रखने और स्टार्टिंग में ही 3 आपको यहां पे याद रखने, केवल ये 3 एलिमेंट। अब एक चीज समझना, अगर मैं बात करूं एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, +2। ठीक है। अगर बात करूं इन तीनों की, तो बेटा इनकी वैलेंसी होती है +1। ठीक है बच्चे। अगर मैं ऑक्साइड का टाइप बताऊं, कौन से टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे, तो बेटा जानना, यहां पे आपके पास क्या होगा, मेटल M2O टाइप का ऑक्साइड बनेगा। यहां पे 2 आपके एटम हो गए मेटल के और एक आपका ऑक्सीजन का। ठीक है बच्चे। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये बनेगा MO टाइप का, जहां पे मेटल भी एक होगा और ऑक्सीजन भी एक होगा। तो बताया बच्चे। ठीक है। अब बात करते हैं आगे जनरल प्रॉपर्टीज की। अब हमारे जो मेटल्स होते हैं, हम इन्हें बोलते हैं कि बेटा ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। कि भाई जो हमारे मेटल से क्या होते हैं बेटा, सॉलिड। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो बेटा कैल्शियम होता है, कैल्शियम कैसा होता है नेचर में, सॉलिड। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा मरकरी की, अगर मैं बात करूं बेटा मरकरी की, तो ध्यान रखना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, इस चीज को याद रखना। ठीक है। आपका जो मरकरी होता है ये कैसा होता है बेटा, नेचर में लिक्विड, कब, रूम टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे चीजें, अगर हम और बात करें मेटल्स के बारे में,
कि हम कहते हैं जो बेटा आपके मेटल्स होते हैं ना आर हाईली मेलिएबल, मेटल्स आर हाईली मेलिएबल। अब ये मेलिएबल का मतलब क्या होता है बेटा? मेलिएबल का मतलब क्या होता है? जिसे आप है ना शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। मेलिएबल मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट, which can be converted into sheets। आप उसे बोलते हो बेटा मेटल्स, सॉरी मेलिएबल। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं जैसे शीट में आप किसे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा आपके पास एल्यूमिनियम, आपने वर्ड सुना होगा एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है बच्चे, या आपने सुना होगा गोल्ड फॉइल। ठीक है, आया समझ में? चल आगे बढ़ाते हैं। अब और चीजें हमें और पता है कि जो मेटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा? प्रोड्यूस करेंगे किस चीज को? साउंड को। हमें पता होता है कि ज्यादातर जो मेटल होते हैं बेटा वो किस चीज को प्रोड्यूस करते हैं? साउंड को। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? कोल्ड सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी। ठीक है बच्चे, अब अगर मान लीजिए आपके पास बेटा कोई भी मेटल हो, आपके पास बेटा मान लीजिए यहां पे वाटर है और मान लीजिए यहां पे है फॉर एग्जांपल के तौर पे एयर, तो आपसे पूछा गया है बताइए स्पीड ऑफ साउंड कहां पे मैक्सिमम हो। मान लीजिए यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है v1, यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है v2 और यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है बेटा v3, तो मैक्सिमम क्या होगी? दाना बेटा वो होगी मेटल में, फिर लिक्विड में, फिर तुम्हारा एयर में। तो बेटा मेटल के अंदर आपको मैक्सिमम क्या मिलेगी? स्पीड ऑफ साउंड। याद रखना बेटा ये स्पीड है साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड। आया समझ में? अब बात करता आगे से। अगर याद हो बेटा ये हमारे जो मेटल्स है, जो बेटा हमारे मेटल्स होते हैं ये कंडक्ट करते हैं किस चीज को? इलेक्ट्रिसिटी को। अब थोड़ा सा ना इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझना। देखो बेटा ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना ये होता क्या? अगर समझना, मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है, ये मान लीजिए v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, कितने टाइम के लिए? हमने बोला t सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए बेटा? t सेकंड के। तो कितना करंट बना है? देखो करंट का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। मैंने क्या बोला? एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, आप उसी को क्या बोलते हो बेटा? करंट। यानी कि सिंपली तौर पे आप लिख सकते हो जो करंट होता है बेटा ये बराबर होता है Q अपॉन में T। यानी कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर या फिर बेटा सर्किट के अंदर, तो आपसे क्या बोलोगे? इसकी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब सिंपल से सिनेरियो है, अगर चार्ज मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, अगर चार्ज नहीं मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, तो मेटल के अंदर क्या होता है बेटा? फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, या मैं बोलता हूं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लगातार मूव करते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है बेटा? एक चार्ज ही तो होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगी? करंट। तो इसलिए हम बोलते हैं जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल। याद रखना बेटा मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल। याद रख लेना फ्री चार्ज पार्टिकल होने की वजह से बेटा क्या कंडक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, फ्री चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, जो हमारे एसिड और जो बेस के सॉल्यूशन होते हैं, जो हमारे एसिड हो गए, बेस हो गए, इनके जो सॉल्यूशन होते हैं बेटा क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या हमारा सोल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? बेटा याद रखना सोल्ट आपके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बट सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आपके चार्ज पार्टिकल बाउंडेड होंगे। अगर चार्ज पार्टिकल बाउंडेड होंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, क्योंकि आपके जो चार्ज है बेटा वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। समझ आया? चलिए अब बात करते हैं बेटा आगे। क्या इतना आपको क्लियर आउट हुआ? एक बार इनसे चेक कर लेना क्या इतना क्लियर आउट हुआ? ठीक है, अब देखो बात करते हैं आगे। अब जो मेटल होते हैं बच्चे डक्टाइल भी होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल।
अब ये डक्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा? जैसा आप इजीली वायर में कन्वर्ट कर सको, ठीक है बच्चे, इसे हम बोलते हैं डक्टाइल। और इस फिनोमेना को आप बोलते हैं बेटा डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जिसे आप किसमें कन्वर्ट करोगे बच्चे? वायर के अंदर, यानी कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। आप इसी को बोलते हैं बच्चे डक्टाइल नेचर, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा? डक्टिलिटी। अब एग्जांपल समझना, जैसे बेटा अगर आपने सुना हो हमारे कॉपर वायर, आपने सुनोगे बेटा गोल्ड के वायर, ठीक है, आना ना, काफी क्या होते हैं बच्चे? डक्टाइल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें बेटा कलर की, तो हमारे मेटल का कलर कैसा होता है? देखो अगर हम बात करें तो जनरली कलर होता है बेटा ग्रे, याद है ना। तो जो कलर होता है, कलर ऑफ मेटल इज जनरली, तो क्या होता है बेटा? ग्रे। हाँ, जनरली बोला है, हमेशा नहीं बोला, ठीक है। तो जो मेटल का कलर है वो बेटा कैसा होता है? जनरली ग्रे कलर का। समझ आया? अब बताओ कोई भी दिक्कत है आपको मेटल के प्रॉपर्टीज में, या फिर मेटल होता क्या है, आपको ये चीज समझ आई? आओ बच्चों आगे बात करते हैं। देखो मेटल की और प्रॉपर्टी, जैसे हम कहते हैं कि बेटा आपके जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर लस्टरस। अब ये लस्टरस का मतलब क्या होता है बेटा? जिनके पास होता है शाइनी अपीयरेंस। याद ना, लस्टरस का मतलब क्या होता है बेटा? हैव शाइनी अपीयरेंस। ठीक है बेटा, तो जिस भी मेटल के पास शाइनी अपीयरेंस होता है आप उसे क्या बोलते हो? कि वो क्या है आपका? लस्टरस। अब एक चीज समझना, हमारे ना कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जो क्या होते हैं बेटा? लस्टरस होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आयोडीन, ठीक है। चलिए अब देखो आगे, अगर हम बात करें और, तो आपके जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? आर हार्ड इन नेचर। ठीक है, याद लेना आपके जो मेटल्स है वो जनरली हार्ड होते हैं बेटा नेचर में, एक्सेप्ट किन्हीं छोड़ के, एक्सेप्ट बेटा आपका एक तो हो गया सोडियम और एक हो जाता है बेटा पोटेशियम। तो जानना ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। कैसे मेटल होते हैं बेटा? सॉफ्ट, जिन्हें आप है ना इजिली नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हो। समझ आया? ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं अगली चीजों की, यानी कि नॉन मेटल्स की। आइए बेटा बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अब देखो थोड़ा अच्छे से समझना। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का कर रहा है गेन। हमने क्या बोला है भैया? ये गेन कर रहा है किस चीज का बेटा? इलेक्ट्रॉन का। तो जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो बेटा ये फॉर्मेशन करके देगा एक्स नेगेटिव की। ऐसे नेचर को आप बोलते हो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। याद रखना बेटा, इस नेचर को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ठीक है बच्चे। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है बेटा। और ये किसके पास प्रॉपर्टी होती है? नॉन मेटल्स के। तो अगर आपसे पूछे नॉन मेटल है क्या, तो नॉन मेटल आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मैंने क्या बोला? ढंग से समझना। नॉन मेटल क्या होते हैं? आर द इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? याद है ना, बड़ी काम की चीज है, ठीक है बच्चे। अच्छा, और हमेशा किस चीज की फॉर्मेशन करके देंगे? एनाइंस की, ठीक है, याद रखना। चलिए अब बात करते हैं बेटा आगे की। अगर हम बात करें बेटा, अब एक चीज और समझो। अगर मान लीजिए कभी आपसे टीचर पूछे मेटल क्या होता है, तो आप बोलोगे मेटल आधा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर आउट हुआ? आगे बढ़ाते हैं। अब अगर बेटा मैं बात करूं ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स,
ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। भाई इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर कैसा होता है? अगर बेटा आपको एसिड और बेस में कोई भी इश्यूज है तो वन स्टॉप सीरीज का हमने एसिड बेस वाला लेक्चर अपलोड कर दिया है, एक बार जाके चेक जरूर करें। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ाते हैं। तो जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के, ये होते हैं बच्चे एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है बेटा, अब ये एसिडिक कैसे होते हैं? क्योंकि बेटा ये जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं आप उसे क्या बोलते हैं बेटा, एसिड। इसलिए इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में बेटा, एसिडिक। समझ आया? चले आगे बढ़ाएंगे। अब देखो जनरल प्रॉपर्टीज इनकी। सबसे पहले जो हमारे नॉन मेटल है इनकी स्टेट कैसी होती है, इनकी बात करते हैं बेटा स्टेट्स ऑफ नॉन मेटल की। स्टेट्स ऑफ नॉन मेटल कि कौन कौन सी स्टेट में बेटा ये पाए जाते हैं। देखो अगर सबसे पहले बात करें बेटा सॉलिड की, तो नॉन मेटल की सॉलिड स्टेट कौन होती है आपके, जैसे डायमंड, जैसे बच्चे डायमंड, ग्रेफाइट हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब के सब क्या है बेटा, नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। याद ना बेटा, जो आपका जो डायमंड है और जो ग्रेफाइट है ये कार्बन कंपाउंड होते हैं, जबकि कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल। तो ध्यान रखना ये सॉलिड है नेचर में। ठीक है, अच्छा अगला लिक्विड की बात करते हैं कि भाई लिक्विड स्टेट में कौन सा पाया जाता है। बेटा ध्यान है, लिक्विड स्टेट में आपका पाया जाता है ब्रोमीन। ठीक है बच्चे, जो आपका ब्रोमीन होता है ये किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अच्छा और बात करते हैं भाई तीसरी स्टेट आपकी गैस स्टेट बच्ची, गैस स्टेट। अब गैस स्टेट में कौन पाया जाता है भाई, देखो ज्यादातर जो नॉन मेटल है वो गैस स्टेट में ही होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा आपका हाइड्रोजन गैस हो गया, आपकी बेटा ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है बच्चे, आपकी नाइट्रोजन गैस हो गई, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या आपके नॉन मेटल जो गैस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा अब आगे के नीचे की बात करते हैं। अगर हम बात करें बेटा इनकी डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी की, नॉन मेटल की डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी की, क्या ये ज्यादा डक्टाइल होते हैं? ध्यान बेटा आपके जो नॉन मेटल होते हैं बेटा ब्रिटल होते हैं नेचर में। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, थोड़े भुरभुरे, यानी कि इजीली टूटने वाले। ठीक है, तो ना जो नॉन मेटल होते हैं दे आर ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की, क्या नॉन मेटल गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बताइए। तो ना बेटा ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कमेंट में जरूर बताओ ऐसा क्यों कि जो आपके नॉन मेटल है ये बैड कंडक्टर क्यों है इलेक्ट्रिसिटी के। अभी बताया था, जल्दी कमेंट में बताओ। अब आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा जो नॉन मेटल है क्या ये हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं? बेटा बात करते हैं। तो अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, जो नॉन मेटल्स है तो ये हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं? जैसे अगर हम बात करें बेटा डायमंड की, अगर हम बात करें डायमंड की, तो बेटा डायमंड आपका हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है, हार्डेस्ट नॉन मेटल। जबकि अगर आप बात करेंगे ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट हल्का स्मूथ होता है। ठीक है बच्चे, आपको नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में कोई भी इश्यूज है बताइए, कोई भी दिक्कत है? चलिए आइए बच्चा बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले रिएक्शन करेंगे, अगर हम मेटल को नॉन मेटल से रिएक्ट करा रहे तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बेटा, आओ देखते हैं। अब एग्जांपल समझना, मान लीजिए आपके पास है ना बेटा एक मेटल है, यानी कि मान लीजिए हमने लिया सोडियम, ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे सॉलिड स्टेट, और आपने लिया बेटा क्लोरीन गैस। जब दोनों ने रिएक्ट करा, यहां पे बेटा फॉर्मेशन हुई आपको किस चीज की, NaCl की। किस चीज की फॉर्मेशन हुई है बेटा, NaCl की। यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल जब रिएक्ट कर रहा है किस चीज की फॉर्मेशन करके दे रहे हैं बेटा, सॉल्ट। ठीक है, चलिए बेटा अब थोड़ा ना ढंग से समझना कि NaCl बना कैसे।
देखो आपके पास है बेटा सोडियम, आपके पास क्या बेटा सोडियम। सबसे पहले क्या करा आपने है ना, इस सॉलिड को किस में कन्वर्ट करा, गैस स्टेट में। देखते रहना बेटा, आपके पास सोडियम आया किस चीज में, गैसेस स्टेट में। हमें पता है बेटा मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये फॉर्मेशन करके देगा Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन। समझ आया बच्चे? अब एक काम करते हैं, थोड़े टाइम के लिए रिएक्शन को बेटा बैलेंस कर लेते हैं, इसकी वजह से आपके दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा क्लोरीन की। सबसे पहले एक काम करो, इसे है ना एटम्स में ब्रेक डाउन करो। इसमें ब्रेक डाउन करना बेटा एटम्स के अंदर। अगर मैं एटम्स के अंदर ब्रेक डाउन करूं तो हमें मिलेंगे बेटा दो क्लोरीन के एटम। इस चीज को थोड़ा ढंग समझना, हमें क्या मिलेंगे बेटा, दो क्लोरीन के एटम्स। ठीक, अब क्या होगा, जो ये दो इलेक्ट्रॉन है ये कौन गेन करेगा बेटा, आपका क्लोरीन। इसमें दो इलेक्ट्रॉन को खाया और फॉर्मेशन करके दी बेटा दो Cl नेगेटिव। बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन किसके हैं बेटा, आपके सोडियम के। याद रख लेना, मैं एरो कर देता हूं कि ये दो इलेक्ट्रॉन किसके हैं, सोडियम के। ठीक है बच्चे, अब एक चीज समझना, जो आपके सोडियम का पॉजिटिव आयन है ये क्लोराइड के नेगेटिव आयन को खींचेगा और बेटा फॉर्मेशन करके देगा किस चीज की, NaCl। ये चल क्या रहा है, ये चला क्या बेटा, देखो सिनेरियो क्या होता है, जब एक मेटल और एक नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं ना आपस में, तो ये है ना इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं और फॉर्मेशन करेंगे कंपाउंड की, और इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो अब बात करेंगे बेटा आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड। और बेटा यहां से तो आपका एक 3 नंबर कंफर्म है, ध्यान रखना। अब आयनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, यानी कि बच्चे वो कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में किस चीज का प्रोडक्शन करके दे, आयंस का। बेटा अगर मैं इसे तोड़ दूं तो ये अपना क्या देगा, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखना, आपके आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं विच गिव्स किस चीज को बेटा, आयंस को, आफ्टर डिसोसिएशन, या मैं बोल दो बेटा ब्रेक डाउन। कहां पे बेटा, इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। समझ आया? यानी कि ऐसे कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस का प्रोडक्शन करके दे, आप उन्हें बोलते बेटा आयनिक कंपाउंड। अब एक चीज समझना, जो आयनिक कंपाउंड है बेटा ये फॉर्मेशन करते हैं अब बॉन्ड जिसका नाम होता है बेटा आयनिक बॉन्ड। याद रखना, जिसका नाम क्या होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड। इस चीज को बड़ा ध्यान रख के चलना। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब बेटा कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन। याद रखना, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर तो किस चीज का बेटा, ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जब भी आपके एक मेटल और एक नॉन मेटल इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो तो बेटा किस चीज की फॉर्मेशन होगी, हमेशा आयनिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे एग्जांपल समझते हैं। देखो अब देखो है ना, मैं दोनों को अलग अलग करके दिखाता हूं। बेटा आपने क्या करा, यहां पे ढंग से देखना, आपने क्या करा बेटा, दो सोडियम लिए, ठीक है, और इनके अंदर से आपने दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया। देखो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन और दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि बेटा ये फॉर्मेशन करके देंगे आपको दो Na पॉजिटिव की, साथ में बेटा दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन किसने खाए, आपके क्लोरीन एटम ने। आपके दो क्लोरीन एटम आए, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन का गेन करा और फॉर्मेशन करके दी किसकी, दो Cl नेगेटिव की। ठीक है बच्चे, अब एक काम करो, दोनों को कंबाइन करके लिख दो। देखो जब आप कंबाइन रिएक्शन लिखते हो तो इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आते, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गए, तो बेटा किस चीज की फॉर्मेशन हो गई आपकी, दो Na प्लस दो Cl, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, दो Na पॉजिटिव और दो Cl नेगेटिव। अब देखो देखो इसे ऐसे लिख देते, दो Cl नेगेटिव। ठीक है बच्चे, आए समझ में? अब थोड़ा ढंग समझना। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इनके बीच की सेपरेशन है R। समझ रहे हैं ना, आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, इनके बीच की सेपरेशन क्या है, R। अब एक चीज समझो, अगर याद हो आपके दो सेम चार्ज हो तो बेटा वो रिपल्शन करते हैं, अगर दो अपोजिट चार्ज है बेटा वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन। किसकी वजह से, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बेटा वही फोर्स, समझ रहा बेटा, वही फोर्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे, और इनवर्सली होता है, इनवर्सली मतलब घटता है इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर पे। और बेटा इस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और बेटा यही दोनों मिलके बनाएंगे किस चीज की, NaCl की। ठीक है, अब आप सोच रहे हो बेटा बॉन्ड तो बना ही नहीं है। बेटा हमने तो बोला ही नहीं बॉन्ड होता है। देखो बॉन्ड क्या होता है समझ लो, अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, वो कुछ बॉन्ड कुछ नहीं होता, वो तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा आपस को हेल्ड करके रखेंगे, उतना ज्यादा वो सॉलिड होता है। समझ आया? अब देखो तो ढंग समझ कि जितना ज्यादा आपका सेपरेशन हुआ उतना कम क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर जितना ज्यादा चार्ज का प्रोडक्ट होगा बेटा उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आया? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की। ढंग समझना बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। यहां से हमेशा क्वेश्चन फंसता है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जैसे मान लीजिए देखो, जो हमारे आयनिक कंपाउंड है बेटा सॉलिड होते हैं नेचर में। रीजन क्या दोगे जल्दी बताओ। सबसे पहले दे आर सॉलिड इन नेचर। बताइए बेटा हमारे जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड होते हैं नेचर में, ऐसा क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बच्चे, ध्यान रख लेना। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आया? आया खोपड़ी में? अगली चीज समझ लो, दूसरा पॉइंट समझो। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो जो आयनिक कंपाउंड है, डिड नॉट कंडक्ट किस चीज को बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को, इन देयर सॉलिड स्टेट। ठीक है बच्चे, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ऐसा क्यों बेटा? देखो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल काफी क्लोज, यानी कि पार्टिकल आपके मूव ही नहीं कर सकते। जब मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी? ठीक है बच्चे, क्योंकि वहां पे फ्री चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट ही नहीं होते। समझ आया? क्योंकि सारे के सारे चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करना। ठीक है, रीजन क्या दोगे, बिकॉज no free charge particle is present। समझ आया? कोई भी इश्यूज है? ठीक है, चलो अगले दो। बट कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इन देयर मॉर्टल स्टेट। ठीक है, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अब मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, मोल्टन स्टेट का मतलब होता है पिघली हुई स्टेट। ठीक है, पिघली हुई, जैसे मान लीजिए आप मेटल को है ना लगातार गर्म कर रहे हो, तो एक तरीके से क्या होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट होती स्टार्ट हो जाएगी। उस स्टेट को आप बोलते हैं बेटा मोल्टन स्टेट। अब मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि जब आप है ना, जब आप बेटा यहाँ पे हीट करोगे तो आयंस दूर दूर भगेंगे, यानी कि आपके जो चार्ज पार्टिकल वो फ्री हो जाएंगे। तो फ्री चार्ज पार्टिकल होने की वजह से क्या बनेगी बेटा, आपकी है समझ। अब बताओ पूरा आयनिक कंपाउंड के लिए लूंगा, कोई भी इश्यूज है? चल आइए बच्चे बात करते हैं हम हमारे है ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। अब देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है इस चैप्टर का। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, आप किस तरीके से मिनरल से मेटल को है ना एक्सट्रैक्ट करोगे। ठीक है बच्चे, अब यहां पे आपको है ना कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले आप बात करते हैं बेटा मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होता है, देखो मिनरली आपके है ना वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। देखो दादा, मिनरल्स आपके है ना वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जिनमें है ना एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। कहने का मतलब क्या, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारी नेचर में पाई जा रही है और उनकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, आप उसे बोलते हैं बेटा मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली
naturally occurring substance which have uniform composition। ठीक है, आप इसे बोलते हो बेटा मिनरल। अब एक वर्ड और आता है बेटा ओर्स, याद रखना, देखो एक वर्ड और आएगा बेटा और। ओर्स क्या होता है? ठीक है, थोड़ा ओर्स को ढंग से समझना। दो ओर्स आपके वो मिनरल्स होते हैं जिनसे हम है ना मेटल को अपने है ना प्रॉफिट के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखना भाई, मैंने क्या बोला? ओर्स क्या होते हैं? आपके वो मिनरल्स जिनसे थ्रू विच जो मेटल्स है उन्हें आप क्या करते हो बेटा? एक्सट्रैक्ट करते हो। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड किस चीज के लिए? फॉर प्रॉफिट के लिए। ठीक है, ध्यान रखना ना। गलत डाल दे रहा है। समझ आया बच्चे? और क्या होता है बेटा? आपके वो मिनरल जिनसे आप है ना मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो अपने प्रॉफिट के लिए। अब देखो किस तरीके से है ना आप है ना एक्सट्रैक्ट करोगे, थोड़ा एक डायग्रामेटिक वे में समझना। मान लीजिए बेटा आपके पास है एनरिचमेंट ऑफ ओर, या मैं बोल देता हूं आपके पास तीन तरीके के एलिमेंट है। पहला हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है बच्चे, अगर हम हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात करें, इनका तो डायरेक्ट आपको है ना इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे मोल्टन स्टेट, है ना। अगर आपके पास बेटा कभी भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स है तो आपको क्या कराना है? इनकी डायरेक्ट क्या कराओगे? इलेक्ट्रोलाइसिस इन मोल्टन स्टेट। ठीक है बच्चे, जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई आपको क्या मिलेगा बेटा? मेटल। ठीक है, समझ आया बच्चे? ठीक, अब बात करते हैं बेटा हमारी मिडिल रिएक्टिव वालों की। देखो मिडिल रिएक्टिव का थोड़ा सिनेरियो होता है। अच्छा देखो बात करते हैं बेटा मिडिल वालों की। मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है बच्चे, जो हमारे मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट है ना ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक सल्फाइड फॉर्म में और एक कार्बोनेट फॉर्म में। ध्यान से समझना। देखो बेटा यहां हमारे ना दो फॉर्म में पाए जाएंगे, एक आपका पाया जाएगा बेटा कार्बोनेट और एक पाए जाते बेटा सल्फाइड में। ठीक है, अब एक चीज समझना, अगर कभी भी आपके पास कार्बोनेट और हो तो बेटा हम इसके लिए हम एक प्रोसेस करवाते हैं जिसे आप क्या बोलते हैं बेटा? कैल्सिनेशन। जिसे आप क्या बोलते हैं बेटा? कैल्सिनेशन। और सल्फाइड के लिए, और बेटा सल्फाइड और के लिए हम कराते हैं बेटा रोस्टिंग। समझा? कैल्सिनेशन के लिए क्या आता है बेटा? कौन से और के लिए कैल्सिनेशन कराओगे? कार्बोनेट और के लिए। और रोस्टिंग किसके लिए कराओगे बेटा? सल्फाइड और के लिए। और दोनों से ही आपका ना एक चीज मिलेगी, यानी कि ऑक्साइड ऑफ ओर। ठीक है, आपको बेसिकली क्या मिला? ऑक्साइड मिला। किस चीज का बेटा? और का नहीं, मेटल का। याद रखना। ठीक है, इसके बाद बेटा आप क्या करवाओगे? इसके बाद कराएंगे बेटा हम इसका रिडक्शन, है ना। इसके बाद क्या होगा बेटा? रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन ऑफ मेटल। ठीक है बच्चे, आपने मेटल का क्या करा है? रिडक्शन करा है। रिडक्शन कराने के बाद अब क्या करोगे बेटा? आप इसे क्या करोगे? प्योरीफाई करोगे। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना। फिर क्या होता है उसका? प्योरिफिकेशन। और उसके बाद तुम्हारा क्या मिल जाएगा? मेटल। समझ आया? इसके बाद डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको? मेटल। और दिक्कत है देखो मिडिल में क्या होता है आपके दो तरीके के हो रहे हैं, कार्बोनेट और एक सल्फाइड। दोनों से ही आपको है ना ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इन दोनों में डिफरेंस आएगा, ये आएगा पेपर में। 2 नंबर सेट है यहां से। ठीक है, रोस्टिंग किसके लिए कराते हो? सल्फाइड और के लिए। और कैल्सिनेशन किसके लिए होती है बेटा? कार्बोनेट और के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए बेटा आपके लो रिएक्टिव एलिमेंट हो, अगर आपके पास लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हो
तो अब कैसे कराओगे? हमेशा याद रखना लोअर रिएक्टिव वाले पाए जाते हैं बेटा सल्फाइड और की फॉर्म में। तो बेटा आपके जो लोअर रिएक्टिव वाले हैं किस फॉर्म में पाए जाएंगे? आपको सल्फाइड में। ठीक है बेटा, देखो ये वाला सिनेरियो चल जाएगा पूरा। यानी कि सल्फाइड के बाद आपने क्या कराई? इसकी कराई रोस्टिंग। जैसे आपने रोस्टिंग कराई, रोस्टिंग के बाद क्या होगा बेटा? ऑक्साइड मिलेगा मेटल का, ऑक्साइड ऑफ मेटल। ठीक है बच्चे, इसका आपको क्या कराना है? रिडक्शन। आपको कराना है बेटा रिडक्शन ऑफ मेटल। जैसे रिडक्शन हुआ आपको किस चीज की फॉर्मेशन होगी? मेटल की। समझ रहा है? ऐसा था लो रिएक्टिव वाले का। देखो सबसे बढ़िया होता है तुम्हारा हाई रिएक्टिव, सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस कराओ, काम खत्म। आया बच्चे? बताओ कोई भी दिक्कत है इतने में? आगे बढ़ाते चलो। अब बच्चे बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की। अब देखो थोड़े डिटेल में बात करेंगे। अब देखो स्टेप को तो समझना किस किस तरीके से आप ना एक्सट्रैक्शन करोगे। जैसे पहला बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं एनरिचमेंट, एनरिचमेंट ऑफ ओर। ये एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो क्या होता है, जब आप किसी भी है ना ओर को लेते हो तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज वगैरह भी होती है, कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स वगैरह हो गए, उन्हें रिमूव करना। ठीक है बच्चे, एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या होता है? रिमूवल। यहां से बेटा आप रिमूवल करवाओगे किस चीज की? इंप्योरिटीज का। ठीक है, किससे? फ्रॉम ओर से। तो इससे होगा क्या कि जो आपकी इंप्योरिटीज हट जाएगी तो केवल बचेगा क्या आपका? और तो इसे पर बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है बच्चे, सेकंड जैसे ही आपके पास एनरिचमेंट ऑफ ओर आया, अब बेटा जो हमारे ओर है हम उसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? क्रूड मेटल के अंदर। है बेटा, अब क्या होगा? सेकंड स्टेप क्या होगा? जो आपके जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ ओर उसे आप कन्वर्ट करोगे इनटू किसके अंदर बेटा? क्रूड मेटल के अंदर। क्रूड मेटल के अंदर, समझ रहा है? क्रूड मेटल मतलब कच्चा मेटल। ठीक है, फिर आप क्या करवाओगे बेटा? रिडक्शन ऑफ मेटल। अब आप क्या कराओगे बेटा? रिडक्शन, वो भी किस चीज का बेटा? ऑफ मेटल ऑक्साइड का। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब ये किस तरीके का होगा थोड़ा ढंग से समझना। ठीक है बेटा, यहीं पे हम बात करें कैल्सिनेशन की और रोस्टिंग की। ये बहुत काम की चीज होती है। जैसे बेटा पहली चीज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? हम है ना बेसिकली यहाँ पे ना ब्रेक डाउन करेंगे किस चीज का बेटा? कार्बोनेट होता। देखो कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर बेटा हम हीट करें, वो भी किस चीज को? हीट करेंगे ऑफ कार्बोनेट और को, सॉरी, अगर बेटा हम हीट करें किस चीज को? कार्बोनेट और को इन लिमिटेड, या वो बोल दो बेटा एब्सेंस, वो भी किसका बेटा? ऑक्सीजन के, ऑफ ऑक्सीजन। अब आप इस प्रोसेस को आप बोलते हैं बेटा कैल्सिनेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझना, मान लीजिए बेटा आपके पास है जिंक कार्बोनेट, आपके पास है बेटा जिंक कार्बोनेट। आपने क्या करा बेटा? हीट करा लिमिटेड ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कैसी है बेटा आपके पास? लिमिटेड। ठीक है, अगर याद हो तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि आप कार्बोनेट को किस तरीके से तोड़ोगे। ठीक है बच्चे, अगर नहीं आता है तो जाके एक बार हमारा फर्स्ट लेक्चर देख के आइए। चले दो, अगर मैं जिंक कार्बोनेट को तोड़ूं तो बेटा यहां पे हमारा बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस बेटा क्या बनेगी? जल्दी बताओ CO2। ठीक है, जब भी आप कार्बोनेट को तोड़ोगे तो आपकी CO2 जरूर निकलेगी और एक मेटल का ऑक्साइड। समझ आया? तो आप इसे बोलते हैं बेटा कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन होती किसके लिए है? फॉर कार्बोनेट और। ना बेटा ये किसके लिए होती है? फॉर कार्बोनेट और, फॉर कार्बोनेट, कार्बोनेट और। कार्बोनेट और के लिए। ठीक है बच्चे, समझ आया? चलो देखो बात करते हैं अगली। दूसरा स्टेप जिसे आप बोलते बेटा रोस्टिंग। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये वो वाला रोस्ट नहीं है जहां पे आप एक दूसरे की इज्जत उतार देते हो, ये वाला रोस्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो रोस्टिंग क्या होती है। मान लीजिए आपके पास है बेटा जिंक सल्फाइड। आपके पास क्या है? जिंक सल्फाइड। आप क्या करो बेटा? इस जिंक सल्फाइड को हीट कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ध्यान रखना यहाँ पे लिमिटेड ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अब सिनेरियो क्या होता है? जब आप सल्फाइड ओर को
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तब बेटा आपका एक मेटल का ऑक्साइड निकलेगा, साथ में बेटा आपकी निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसे आप बोलते हो बेटा रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब बेटा आप हीट करो, हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप उसे बोलते हो बेटा रोस्टिंग। समझा? रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी सल्फाइड और को हीट करना। अब एक चीज समझना, रोस्टिंग होती है किसके लिए बेटा, सल्फाइड और के लिए, याद रखना ना। ये किसके लिए होती है बेटा, सल्फाइड और के लिए। इस चीज को ध्यान रखना, बड़ी काम की चीज है, पेपर में 2 नंबर आपके सेट। समझ आया? ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव एलिमेंट की। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास मरकरी हो, मरकरी को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करोगे, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। ठीक है बेटा। अब देखो इसके और से किस तरीके से आप मरकरी को एक्सट्रैक्ट करोगे। अब एक चीज समझना, अगर मैं मरकरी के और की बात करूं, और ऑफ मरकरी, तो बेटा इसका देखो, और ऑफ मरकरी, तो बेटा नाम बताओ और मरकरी के और का। तो बेटा आप बोलते हो सीनाबार, सीनाबार। मरकरी के और का नाम क्या है, सीनाबार। और सीनाबार क्या होता है बेटा आपका, HgS। ठीक है, आया समझ में? एक चीज ध्यान रखो, देखो जितने भी लो रिएक्टिव है वो सभी के सब किसमें पाए जाएंगे, सल्फाइड फॉर्म में। ठीक है, अब देखो अगर आपके पास सल्फाइड फॉर्म है तो बेटा आप सबसे पहले क्या कराओगे, इसकी रोस्टिंग। अब रोस्टिंग क्यों करा रहे हो, ताकि आपको मेटल का ऑक्साइड मिले। ठीक है बच्चे, यानी कि आपने यहां पे कराई रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या था, हीट करो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की। तो जब भी आप सल्फाइड को हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका एक मरकरी का ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में क्या निकलेगी बेटा, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। समझ आया? कोई दिक्कत है? अब देखो पहला स्टेप तो ये होगा कि तुमने है ना रोस्टिंग कराया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, एक काम करो, हम है ना मरकरी के ऑक्साइड को और हीट कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या करा, हीटिंग ऑफ HgO एंड वी ऑब्टेन किस चीज को बेटा, मरकरी को। अगर मैं मरकरी के ऑक्साइड को और स्ट्रांगली हीट कर दूं तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, आपको किस चीज की एक्सट्रैक्शन होगी, मरकरी की। जैसे आपके पास क्या है, HgO, आपने क्या करा सर, स्ट्रांगली हीट करा, स्ट्रांगली क्या करा बेटा, हीट करा। ठीक है, जैसे ही आपने हीट करा आपको मरकरी मेटल मिला बाहर, साथ में कौन सी गैस निकल गई बेटा, ऑक्सीजन। कौन सी गैस निकली है बेटा, आपकी बेटा, कोई दिक्कत है? अब एक चीज समझना, ये स्टेप कौन सा है बेटा, रिडक्शन। याद रखना ये क्या है बेटा, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड, है ना, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अब रिडक्शन कैसे है बेटा, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल। तो आप इसे क्या बोलोगे बेटा, ऑक्सीडेशन। समझ आया? क्या बच्चा आपको है ना एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव एलिमेंट समझ आया था। अब देखो सेम एक्सट्रैक्शन है ना कॉपर की है, वो आपको जरूर घर पे करना है। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं मिडिल रिएक्टिव सीरीज की। अब देखो मिडिल रिएक्टिव में सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक की एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है बच्चे, आओ समझते हैं। देखो हमारे है ना जो जिंक है मिडिल रिएक्टिव है, यानी कि ये कार्बोनेट फॉर्म में भी पाया जा सकता है और सल्फाइड फॉर्म में भी पाया जा सकता है, यानी इसके 2 और होंगे। अब देखो उसके और की बात करते हैं बेटा, एक का नाम होता है जिंक ब्लेंड। ठीक है बच्चे, इसके एक और का नाम क्या होता है बेटा, जिंक ब्लेंड। और जिंक ब्लेंड होता है बेटा इसकी सल्फाइड फॉर्म। ठीक है बच्चे, एक और होता है बेटा कैलामाइन, कैलामाइन। जो बेटा कैलामाइन और होता है, ये होता है जिंक कार्बोनेट।
ठीक है, यानी कि आपको इसकी रोस्टिंग भी करानी पड़ेगी और इसकी कैल्सिनेशन भी करानी पड़ेगी। आइए देखते हैं ढंग से समझ रहा हूं। मान लीजिए एक जगह मैंने पहले इसकी कैल्सिनेशन करा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कैलामाइन और लिया, तो हमें पता है बेटा ये क्या होगा, जिंक कार्बोनेट। अगर बेटा मैं इसकी क्या करा दूं, जल्दी बताइए, कैल्सिनेशन। अगर बेटा मैं इसकी कैल्सिनेशन करा दूं तो किस चीज की फॉर्मेशन मिलेगी आपको, जिंक ऑक्साइड की, और साथ में क्या निकलेगा बेटा, CO2। समझ आया बच्चे? आपको देखो मेटल का ऑक्साइड मिला, आपको क्या मिला बेटा, मेटल का ऑक्साइड। एक काम करिए, आपने है ना मेटल का ऑक्साइड लिया और इसे है ना हमने है ना कार्बन से रिड्यूस करवा दिया। ठीक है बच्चे, किससे रिड्यूस करवाया, कार्बन से। और यहां पे आपको मिला जिंक सॉलिड और कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ आया बच्चे? ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब एक चीज ना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है बेटा, वो न्यूट्रल गैस होती है। ठीक है, तो वो फर्दर रिएक्ट नहीं करेगी। अब अगर मैं बात करूं बेटा इसकी रोस्टिंग वाले पार्ट में, तो देखो आपने क्या करा, आपने लिया जिंक ब्लेंड यानी कि जिंक सल्फाइड, और बेटा आप इसकी करवा रहे हो रोस्टिंग। क्या करवा रहे हो बच्चे, रोस्टिंग। अगर आप रोस्टिंग कराओगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा, जिंक का ऑक्साइड मिलेगा और साथ में मिलेगी बेटा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब फिर आपको ऑक्साइड मिला है तो अब इसकी क्या कराओगे बेटा, रिडक्शन। आपने क्या कराया बेटा, इसका रिडक्शन, वो भी किससे, बाय कार्बन से। ठीक है बच्चे, अब एक काम करो, अगर मैं जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कर दूं, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो किस चीज की फॉर्मेशन मिलेगी आपको, जिंक मेटल, साथ में क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज अ न्यूट्रल गैस। ठीक है, आया बेटा आपको एक्सट्रैक्शन, कोई दिक्कत है? चले अब बात करते हैं बेटा हमारे लास्ट एक्सट्रैक्शन की, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन of high reactive elements, high reactive elements। ठीक है, यानी कि इसके लिए बेटा आपको एक ही चीज पढ़नी है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बच्चे, और याद रखना मैंने एसिड एंड बेस सॉल्ट में आपको है ना बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस बता रखे। अब यहां पे बात कर लेता, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटना। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटना, जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, NaCl सॉल्ट लिया सॉलिड फॉर्म में, और इसमें से बेटा आपने पास कराई इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चे, आपके पास NaCl है एक्टिव फॉर्म में, यहां से आपने क्या पास कराई बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे क्या पास कराई बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो आपको बेसिकली यहां से 2 सोडियम मिले और क्लोरीन गैस रिलीज होती मिली। अब ये कैसे हुआ है, थोड़ा अब देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, तो सोडियम क्या करता है बेटा, देखो समझना, सोडियम क्या करेगा, अगर मैं NaCl को तोड़ूं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेगा। भाई अगर मैं NaCl को ब्रेक डाउन करूं तो बेटा किस चीज की फॉर्मेशन मिलेगी, Na पॉजिटिव की और तुम्हारे Cl नेगेटिव। यानी कि अगर मैं जब इसे तोड़ूं तो आपको मिलेगा Na पॉजिटिव और यहां से क्या मिलेगा बेटा आपको, Cl नेगेटिव। तो आपको 2 आयंस की फॉर्मेशन मिल रही है अगर मैं NaCl को ब्रेक डाउन करूं। ठीक है बेटा, अब 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हमने मान लीजिए एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने है ना मान लीजिए NaCl का सॉल्यूशन लिया, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl का सॉल्यूशन। और बेटा यहां पे आपकी एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, कैथोड। और एक पॉजिटिव वाला होता है जिसका नाम क्या होता है बेटा, एनोड। समझ आया बच्चे, सारा ना, कैथोड यानी कि नेगेटिव टर्मिनल और एनोड आपका पॉजिटिव। अब देखो समझो, अगर मैं बात करूं कैटायन, कैटायन कहां पे जाएगा बेटा, बताओ, पॉजिटिव वाला किसके बाद बगेगा, नेगेटिव। यानी कि कैथोड पे क्या होगा बेटा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा और फॉर्मेशन करके देगा किस चीज की, सोडियम सॉलिड। ये कहां पे हुआ, एट कैथोड। ध्यान रख लेना, ये कहां पे हुआ है बेटा, एट कैथोड, चीज को ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा एनोड पे, एनोड पे क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करेगा और बेटा फॉर्मेशन करके देगा किस चीज की, क्लोरीन गैस की, क्लोरीन गैस की। और इसमें क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करे थे किसने वापस ले लिए, सोडियम ने। आया बच्चे,
अब देखो एक चीज समझना, ये सारी की सारी सिनेरियो कहां पे, ये एनोड पे, ये कहां पे हुआ बेटा, एनोड पे। यानी कि जो क्लोरीन गैस है बेटा ये कहां पे बनी है, एनोड पे, और सोडियम कहां पे इकट्ठा हुआ है, कैथोड पे। समझ आया, ध्यान रखना ना, सोडियम कहां पे इकट्ठा हो रहा है बेटा, कैथोड पे। इसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बेटा आया समझ पूरा? चलिए बताइए, कोई दिक्कत है बताइए। अब बच्चों बात करते हैं अब रिएक्शन ऑफ मेटल्स की। अब धीरे धीरे करके हम है ना मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अब देखो पहले, अगर बेटा हम कभी भी मेटल को, ढंग से देखना, अगर मैं कभी भी बेटा मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराऊं तो आप किस चीज की फॉर्मेशन करके दोगे बेटा, मेटल के ऑक्साइड की। याद लेना, जब भी आप मेटल को किससे रिएक्ट कराओगे, ऑक्सीजन से, तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटा, मेटल के ऑक्साइड की। अब जैसे एग्जांपल समझना, मान लीजिए आपके पास बेटा आपने मेटल लिया है सोडियम, आपने बेटा मेटल कौन सा लिया है, सोडियम। अब हम इसे रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बेटा किस चीज की फॉर्मेशन होगी, हमेशा मेटल के ऑक्साइड की। अब एक चीज याद रखना, देखो मैंने लेक्चर में क्या बताया था, अगर आपके पास कोई भी एल्कली मेटल है तो हमेशा ऑक्साइड कौन से टाइप का बनेगा, M2O टाइप का। अगर आपके पास ग्रुप 1 के मेंबर हो, अगर ग्रुप 2 के मेंबर हो तो हमेशा मेटल का ऑक्साइड बनेगा इस तरीके से। ठीक है बच्चे। अब जो हमारा सोडियम है ग्रुप 1 मेंबर का एलिमेंट है, तो उसका जो ऑक्साइड हो कैसे बनेगा बेटा आपका, Na2O। याद रख लेना, समझ आया? अब एक चीज समझना, देखो जितने भी हमारे एल्कलाइन मेटल है वो हमेशा है ना ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, ढंग से समझना, जितने भी एल्कलाइन मेटल है, एल्कलाइन मेटल रिएक्ट विगरसली, या मैं बोलता हूं फास्टली, विद ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, ये इतना विगरसली रिएक्ट करते हैं कि ये ना आग तक लगा देते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब एक चीज समझना, अगर मैं बात करूं बेटा कॉपर की, ढंग से समझना, अगर मैं बात करूं बेटा कॉपर की, तो कॉपर को हम है ना बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, हमें इसे हीट करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। तो जो कॉपर है बेटा इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म, बेटा किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, कॉपर ऑक्साइड की, यानी कि CuO। ठीक है, समझ आया? बताइए क्या ऑक्सीजन के साथ समझ आया? चलिए बात करते हैं बेटा वाटर के साथ। अगर बेटा हम कभी भी मेटल को, समझना, अगर बेटा हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो किस चीज की फॉर्मेशन करके दोगे। अब देखिए, अगर बेटा मेटल और वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो बेटा एक तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, साथ में बेटा आपकी फॉर्मेशन होगी वाटर हाइड्रोजन गैस की। क्या बनेगा बेटा, एक मेटल का हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या निकलेगा बेटा आपका, हाइड्रोजन गैस। समझ आया? अब देखो एग्जांपल समझना, मान लीजिए आपने बेटा एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल के तौर पे सोडियम प्लस वाटर, मैंने कंबाइन करा रहे हैं। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो बेटा किस चीज की फॉर्मेशन करके देंगे, एक मेटल के हाइड्रोक्साइड की, यानी कि NaOH, और साथ में क्या निकाल के दोगे बेटा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जितने भी आपके अल्कलाइन मेटल है वाटर के साथ भी विगरसली रिएक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, समझना, जैसे बेटा आपके पास एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, और मैग्नीशियम हो गया, बेटा जिंक हो गया, तो अगर मैं इन्हें बेटा वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं, समझना, अगर मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं तो इन्हें ना रिएक्शन होने में काफी टाइम लगता है, तो मैं इसके अंदर से बेटा स्टीम पास करानी होती है ना बेटा। तो इनकी जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद वाटर, याद रखना वाटर के साथ रिएक्शन कैसी होती है, इज स्लो, ये मैं बोलते इज टू स्लो, विद वाटर इज टू स्लो। तो हमें क्या पास करवानी पड़ेगी बेटा, स्टीम। दे विल रिएक्ट विद स्टीम, दे विल रिएक्ट विद स्टीम, याद रख लेना। समझ आया बेटा? अच्छा, अब इस चीज बात करते हैं। अगर हम बात करें बेटा लेड वगैरह की, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बेटा ये ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते और ना ही बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करते। समझ आया? अच्छा, एक चीज समझ लो, अगर बेटा बात करें मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, याद ना बेटा, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की और कैल्शियम की, ये आपके ना हैवी एलिमेंट होते हैं।
याद रखना बेटा ये कैसे एलिमेंट होते हैं आपके, हैवी एलिमेंट्स। याद रखना बेटा कैसे एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट्स या हैवी मेटल्स। बट ये ना सरफेस पे फ्लोट करते हैं, बट दे फ्लोट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। ठीक है, ऐसा क्यों, अब ढंग से समझना। अगर बेटा मैं मैग्नीशियम को समझना, अगर मैं मैग्नीशियम को रिएक्ट कराऊं वाटर के साथ, तो हमें पता है किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, और साथ में किस चीज की फॉर्मेशन होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस की। तो होता क्या है बेटा, जो आपकी ये हाइड्रोजन गैस है ये मैग्नीशियम एलिमेंट के है ना नीचे इकट्ठी हो जाती है। जैसे मान लीजिए बेटा ये आपके पास है मैग्नीशियम का एलिमेंट इस तरीके से, ठीक है बच्चे, और जैसी जैसी आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगाएगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, जो किस चीज में हेल्प करवाएगी, फ्लोट करवाने में। मैंने क्या बोला, जो हाइड्रोजन गैस है ये मैग्नीशियम मेटल के नीचे ना इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगाएगी बेटा, फोर्स एक्सर्ट करवाएगी, जिसकी वजह से हमारा मैग्नीशियम मेटल हो गया या फिर कैल्शियम मेटल है बेटा, ये सरफेस पे फ्लोट करता है। आए समझ में, क्लैरिटी आई? याद है पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा क्यों, बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस है ये एक्यूमुलेट होगी, जो हाइड्रोजन गैस है विल एक्यूमुलेट कहां पे बेटा, बिलो तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, विच हेल्प इन फ्लोट, विच एक्सर्ट किस चीज को, एन अपवर्ड फोर्स या एन अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स। तो किस चीज में हेल्प करवाएगा, फ्लोट करने में, समझ आया? अच्छा याद है बेटा ये बड़े काम की चीज है। आओ अगली चीज देखो, अगर मान लीजिए कभी भी मैं मेटल को रिएक्ट कराऊं किसके साथ बेटा, डाइल्यूट एसिड के साथ, मान लीजिए तुम्हारे पास है एसिड, मेटल प्लस एसिड, ये तो हमने सेकंड चैप्टर में भी कवर कर दी। अब देखिए अगर मेटल प्लस एसिड है तो बेटा आप सोल्ट बनाओगे और साथ में क्या निकालोगे बेटा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दादा अगर आप मेटल को रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ किस चीज की फॉर्मेशन करके दोगे बेटा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन की। अब एक चीज समझना, अगर बेटा आपने एसिड लिया HNO3, अगर आपने बेटा एसिड लिया HNO3, अब एक चीज समझना बेटा HNO3 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है बेटा, ये है ना हाइड्रोजन गैस नहीं निकलने देता, ठीक है बेटा, ध्यान ना, ये क्या करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा किस चीज को, हाइड्रोजन को, किसके अंदर बेटा, इनटू वाटर के अंदर, और खुद रिड्यूस हो जाता है एंड रिड्यूस इटसेल्फ इनटू किसके अंदर बेटा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अंदर, जैसे N2O का होल थ्राइस, ठीक है बच्चे, या फिर NO, ठीक है बच्चे, या फिर NO2। आया समझ में? ध्यान रख लेना, जो HNO3 है, अगर आपने बेटा एसिड HNO3 लिया है तो जो HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज या हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज होने की वजह से बेटा ये किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर में, और अपने आप को क्या करेगा बेटा, रिड्यूस करेगा किसके अंदर, या तो नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड, ठीक है बच्चे, या फिर N2O या फिर N2O। आया समझ में? ठीक है, अब एक चीज समझना, एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, याद रख लेना इस चीज को, एक्सेप्ट मैग्नीशियम और साथ में कौन आएगा बेटा तुम्हारा, मैग्नीज। अगर ये दो एलिमेंट हुए तो बेटा ध्यान रख लेना, आपकी वाटर नहीं निकलेगा, निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस। समझ आया? ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया, ठीक है बच्चे। अगर इनके अलावा कोई भी मेटल वगैरह हो, ठीक है, तो आपकी है ना हाइड्रोजन की जगह वाटर निकलेगा, अगर आप HNO3 के साथ रिएक्ट करा रहे हो। अगर आपका HNO3 है बट एलिमेंट आपका ये, तो ध्यान रखना बेटा आपका हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, ठीक है, उस टाइम पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कोई सिनेरियो नहीं। क्लियर हुआ? कोई भी इश्यूज है? अब बच्चों बात करते हैं थर्माइट रिएक्शन की। अब देखो थर्माइट रिएक्शन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना इस रिएक्शन को। देखो इसमें होता क्या है,
हमारे पास है ना बेटा आयरन का ऑक्साइड होता है यानी कि Fe2O3, और बेटा हम इसे रिएक्ट कराते हैं एल्यूमिनियम के साथ। इस चीज को ध्यान रख लेना, हमारे पास क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है और ये रिएक्ट करता है किसके साथ बच्चे, एल्यूमिनियम के साथ। जब ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा ये फॉर्मेशन करके देगा Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के साथ में बेटा आपका आयरन मेटल बार, और साथ में बेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट बनती है। ठीक है, अब देखो इस हीट का काम क्या होता है बेटा, जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होती है ना, हम उसे ना जोड़ने के लिए जो हीट बनाते हैं। देखो जो हमारे रेलवे ट्रैक्स वगैरह होती है, जब हम दो पटरी को आपस में जोड़ते हैं तो उसमें कौन सी रिएक्शन का यूज करते हैं बेटा, थर्माइट रिएक्शन का। तो थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन आयरन ऑक्साइड इज रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, इट फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड with large amount of heat, with large amount of heat। इस रिएक्शन को क्या बोलोगे बेटा, थर्माइट रिएक्शन। और इसका यूज याद रखना, हम बेटा कहां पे करते हैं, रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए। बेटा यूज कहां करते हैं, वहां पे एट रेलवे ट्रैक्स पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या थर्माइट रिएक्शन क्लियर हुई? चलिए अब बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक की, जिसे हम बोलते हैं कोरोजन। अब बेटा कोरोजन का मतलब क्या होता है, थोड़ा ढंग से समझना। मान लीजिए आपके पास है ना आयरन का कोई भी छोटी सी स्ट्रिप है, मान लीजिए आपके पास है ना आयरन की स्ट्रिप है। अब क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो एयर है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, मॉइस्चर, और ये तुम्हारे पास क्या है, आयरन। ठीक है, अब जो ये मॉइस्चर है ना, ये क्या करता है, ये है ना आयरन के साथ रिएक्ट करता है, ये आयरन के सात रिएक्ट करता है। अब एक चीज समझना, जो आयरन है ना ये वाटर के साथ है ना बहुत स्लो रिएक्ट करता है। अगर स्लो रिएक्ट करेगा तो बहुत टाइम बाद हमें पता लगता है। ठीक है बच्चे, तो ऐसे जो आपका मॉइस्चर है ये आयरन के साथ है ना धीरे धीरे रिएक्ट करेगा। तो सिनेरियो क्या होगा कि बेटा आपको जो आयरन है ये रिएक्ट करेगा बेटा किसके साथ, मॉइस्चर के साथ। और मॉइस्चर क्या होता है बेटा, वाटर नॉट ऑक्सीजन, ध्यान रख लेना। ठीक है बच्चे, जब आपका आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा फॉर्मेशन करेगा किस चीज की, Fe3O4। Fe3O4, और बेटा साथ में क्या निकालोगे, हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज समझना, इसी को आप बोलते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा इसे क्या आप क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेटा कोरोजन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मेटल एयर में प्रेजेंट हुए मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और एक ऑक्साइड की लेयर की फॉर्मेशन करता है, आप इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा कोरोजन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, यानी कि बेटा Fe3O4 क्या होता है, आयरन की रस्ट। समझ आया? चल, यानी कि कोरोजन का मतलब क्या था, देखो ढंग से समझना। व्हेन हमारे जो मेटल्स है वो रिएक्ट करे विद किस चीज से बेटा, मॉइस्चर, वो भी कहां के, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, एंड फॉर्मेशन करे किस चीज की, एन लेयर, या मैं बोल दूं एन ऑक्साइड लेयर। एंड बेटा फॉर्मेशन करे किस चीज की, एन ऑक्साइड लेयर की। आप इसी फिनोमेना को क्या बोलते हो बेटा, कोरोजन। ठीक है बच्चे, अब देखिए बात समझना, अगर मान लीजिए आपको है ना कोरोजन से बचाना है तो आप क्या मेथड यूज करोगे। जैसे पेंट लगाना होता है ना, कि भाई गर्मी में क्या होता है, जब अपने कूलर वगैरह निकालते हैं तो सबसे पहले पेंट करते हैं। ठीक है बच्चे, दाना अब एक चीज सुनो, कोरोजन का एक है ना नुकसान होता है हमारे लिए, याद रखना बेटा, प्रिवेंशन याद रख लेना। जैसे जब हमारे आयरन के ऊपर रस्ट लगेगी तो हमारी चीजें वीक होना स्टार्ट हो जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो हर साल हमें है ना पुल वगैरह पे पेंट कराने के लिए काफी रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, काफी रेवेन्यू को है ना एक्सपेंड करना पड़ता है, यानी कि खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा क्या होता है, एक नुकसान होता है। ठीक है, याद रखना। तो बेटा कोरोजन का एक नुकसान होता है, याद रखना, समझ आया? ठीक है,
आइए बेटा बात करते हैं लास्ट टॉपिक, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, अब रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? जैसे देखो आपने अभी हमने बात करी बेटा अभी कोरोजन की, तो सेम यही होता है कि होता क्या है, जो हमारे फूड में प्रेजेंट है ना, जो हमारे फूड में प्रेजेंट फैट होता है या फिर ऑयल होता है, तो ये बेटा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है मॉइस्चर की वजह से, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ अनप्लीजेंट स्मेल आती है। इस फिनोमेना को आप बोलते हो बेटा रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन जो ऑयल है, या मैं बोल दूं जो फैट्स है, कहां पे बेटा? इन फूड के अंदर, इज ऑक्सीडाइज्ड, किसकी वजह से? ड्यू टू मॉइस्चर, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एन अनप्लीजेंट स्मेल अराइजेस। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं आप? रेंसिडिटी। तो बता है, जैसा आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए गर्मी में आपने कोई भी खाना वगैरह रखा, तो वह ना शाम तक खराब हो जाता है, उसमें है ना थोड़ी सी ना अजीब सी स्मेल आती है। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा? या तो हमारे फैट्स या फिर ऑयल के ऑक्सीडेशन होने की वजह से। समझ रहा है? क्योंकि गर्मी में क्या होता है बेटा? टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रिएक्शन के रेट जल्दी हो जाते हैं, इसलिए बेटा हमारे जो फूड है वो खराब हो जाता है। अब इसी फिनोमेना को क्या बोलोगे बेटा? रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से बचाना है, क्या करो भाई? बताओ किस तरीके से बचाओगे? प्रिवेंशन बताओ। और ध्यान रखना बेटा, कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों में से एक टॉपिक आएगा जरूर। ठीक है, अब किस तरीके से बचाओगे भाई? खाना खराब होना है तो एक काम करो, एयर टाइट चेंबर में रख दो। ठीक है बेटा, आप अपने फूड केप्ट इन एयर टाइट चेंबर, जहां पे बेटा कोई भी एयर वगैरह ना हो, वहां पे रख दो। ठीक है बच्चे, या फिर यूज करो किस चीज को बेटा? हमारे एंटीऑक्सीडेंट को। ठीक है बच्चे, यहां पे क्या करते हैं बेसिकली, मैंने यूज करते हैं एन एंटीऑक्सीडेंट को। एंटीऑक्सीडेंट कहां पे बेटा? इन चिप्स वगैरह में, जो हमारे पैकेट फूड होते हैं बेटा, उसमें क्या डाल देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। यूज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर पैकेट फूड या पैक फूड। ठीक है, या फिर खाने को आप बेटा कहां पे रख दोगे? रेफ्रिजरेटर में। कहां पे रखोगे बेटा? रेफ्रिजरेटर में, यानी कि जो तुम्हारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें खाना रख दीजिए, जिससे है ना आपके क्या होगी, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। भाई रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? ठंडा होता है, ये टेम्परेचर कम, अगर टेम्परेचर कम है तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाते हैं बेटा? डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका खाना इतनी जल्दी खराब नहीं होता। समझ आया? आए बेटा बताइए, कोई भी इश्यूज है? कोई भी इश्यूज है? अगर बच्चों आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए, और ऑफलाइन क्लासेस या फिर 1-to-1 काउंसलिंग के लिए दिए गए लिंक पे कांटेक्ट जरूर करिए। आप जहां भी रहिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस साइड रक्षित फ्रॉम लक्ष्य 360। बाय।